क्या हो अगर आप मरकर वापस जिंदा हो जाएं, सिर्फ और सिर्फ अपना खौफनाक इंतकाम लेने के लिए। जब मौत खुद अपनी कब्र फाड़कर बाहर आ जाए तो गुनहगारों का क्या हश्र होगा, ये आज आप इस वीडियो में देखेंगे। क्योंकि ये दास्तान है एक ऐसी रूह की जो मरने के बाद भी शांत नहीं हुई और अब वो एक एक दरिंदे को जहन्नुम की आग दिखाने वापस लौट आई है। आज की कहानी की शुरुआत में हम एक बेहद प्यारी और मासूम लड़की को देखते हैं जिसका नाम महक है। महक आज 7वें आसमान पर है क्योंकि पूरे 1 साल के लंबे इंतजार के बाद वो अपने बॉयफ्रेंड आर्यन से मिलने जा रही है। आर्यन अपने काम के सिलसिले में कनाडा गया हुआ था और अपनी ड्यूटी पूरी करके वो अब वापस वतन लौट आया है। महक की माँ उसे कार की चाबी देती है ताकि वो आर्यन के घर तक का लंबा सफर तय कर सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ हमें एक बहुत ही भावुक बात पता चलती है कि महक बोल और सुन नहीं सकती, यानी वो एक डेफ एंड म्यूट लड़की है। महक की माँ उसे समझाती है कि बेटी, जिस रास्ते से तुम जा रही हो वो बहुत ही ज्यादा वीरान और खतरनाक है, इसलिए कदम कदम पर संभल कर जाना। महक मुस्कुराकर अपनी माँ को इशारों में जवाब देती है कि आप मेरी फिक्र मत करें, मैं सही सलामत पहुंच जाऊंगी। और फिर वो अपनी कार में बैठकर आर्यन से मिलने की बेताबी लिए निकल पड़ती है। सफर के दौरान रास्ते में उसे एक पुरानी सी छोटी दुकान दिखाई देती है जहां वो अपनी कार रोक देती है। ये एक खूबसूरत हैंडमेड गिफ्ट शॉप होती है जिसका मालिक एक बहुत ही बुजुर्ग और नेक दिल आदमी होता है जो हाथ से बनी हुई नायाब चीजें बेच रहा होता है। महक उस बुजुर्ग आदमी से आर्यन के लिए एक प्यारा सा तोहफा खरीदती है और फिर अपनी कार के ऊपर बैठकर एक शानदार सेल्फी लेती है। वो ये फोटो आर्यन को भेज देती है ताकि उसे अपनी लोकेशन बता सके कि वो अब मंजिल के बहुत करीब है। अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो देखकर आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वो उसके स्वागत की तैयारी में लग जाता है। महक फिर से अपने सफर पर निकल पड़ती है, लेकिन इसी दौरान ड्राइविंग करते वक्त उसका ध्यान अपने मोबाइल पर चला जाता है और अचानक एक बहुत ही बुरा मोड़ आता है। मोबाइल के चक्कर में उसका ध्यान सड़क से हट जाता है और तभी एक लहूलुहान और जख्मी आदमी अचानक उसकी कार के सामने आ जाता है। महक घबराकर झटके से ब्रेक मारती है जिससे उसकी कार डगमगाकर थोड़ी दूर जाकर रुकती है, लेकिन किस्मत से उस आदमी की जान बच जाती है। महक जैसे ही कार से बाहर देखती है तो वो आदमी तड़प कर जमीन पर गिर जाता है। महक की मासूमियत उसे उस शख्स को बचाने के लिए उकसाती है, लेकिन तभी उसकी नजर दूर से आती एक और गाड़ी पर पड़ती है। वो देखती है कि कुछ दरिंदे एक दूसरे आदमी का पीछा कर रहे हैं और वो बेचारा जान बचाने के लिए भाग रहा है, लेकिन भागते भागते वो गिर जाता है। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए, क्योंकि वो गैंग वाले अपनी गाड़ी उस निहत्थे आदमी के ऊपर चढ़ाकर उसे वहीं कुचल देते हैं। ये खौफनाक मंजर देखकर महक के गले सांसें अटक जाती हैं और अब वो दरिंदे महक की तरफ बढ़ने लगे थे। अब यहाँ महक चाहती तो वो कार स्टार्ट करके अपनी जान बचाकर भाग सकती थी, लेकिन वो उस जख्मी आदमी को वहां अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहती थी जो सड़क पर तड़प रहा था। महक हिम्मत जुटाती है और जल्दी से कार से बाहर आकर उस जख्मी आदमी को अपनी कार की पिछली सीट पर बिठाती है, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाती वो गैंग वाले दरिंदे वहां पहुंच जाते हैं। ये लोग महक को पकड़ लेते हैं और उसे बुरी तरह डराने और सताने लगते हैं और फिर उसकी आंखों के सामने ही उस जख्मी आदमी को बहुत ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार देते हैं। ये मंजर देखकर महक बुरी तरह दहशत में आ जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगती है, लेकिन उस गैंग का लीडर जिसका नाम काल है वो बहुत ही शातिर शिकारी होता है। काल अपनी गन से महक पर निशाना लगाता है और गोली सीधा महक की टांग पर मारता है ताकि वो भाग ना सके। गोली लगते ही महक चीखते हुए जमीन पर गिर जाती है और फिर ये जालिम लोग महक को घसीटते हुए अपने एक पुराने अड्डे पर ले जाते हैं। वहाँ ये लोग महक को एक बेड पर लेटाकर कटीले तारों से बुरी तरह बांध देते हैं, जिससे वो लोहे के कटीले तार महक के कोमल हाथों और जिस्म में घुस जाते हैं। वो लोग महक को रूह कंपा देने वाला टॉर्चर करते हैं और बेचारी महक बिना आवाज के दर्द में तड़पती रहती है। दूसरी तरफ आर्यन बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि बहुत वक्त बीत चुका था और महक अभी तक घर नहीं आई थी। आर्यन उसे बार बार मैसेज करता है, लेकिन महक की तरफ से कोई जवाब नहीं आता। तभी आर्यन की नजर महक की भेजी हुई उस आखिरी सेल्फी पर पड़ती है जिसमें पीछे एक साइन बोर्ड नजर आ रहा था। उस बोर्ड को देखकर आर्यन को महक की आखिरी लोकेशन का अंदाजा हो जाता है और वो बिना देर किए पुलिस को फोन करता है और उनसे महक को ढूंढने की गुहार लगाता है। दूसरी तरफ वो दरिंदे बारी बारी से महक को जिस्मानी और मानसिक तौर पर टॉर्चर कर रहे थे और महक की हालत बद से बदतर कर देते हैं। काल महक के करीब आता है और उसे बड़े गर्व से बताता है कि तुम पहली लड़की नहीं हो जिसके साथ हमने ये हाल किया है, बल्कि इससे पहले भी हमने कई बेगुनाह लड़कियों को इसी तरह तड़पा तड़पा कर मारा है। वो कहता है कि इस पूरे इलाके में सिर्फ हमारा राज चलता है। काल उसे अपनी खानदानी दरिंदगी के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं उस कर्नल का पोता हूँ जिसने बरसों पहले अपाची कबीले का नाम और निशान मिटा दिया था।
इसके बाद वो एक पुरानी अलमारी खोलता है जिसमें इंसान के कटे हुए खोपड़ियां और कंकाल रखे होते हैं। वो बताता है कि ये सब अपाची कबीले के योद्धाओं के सिर हैं, जिन्हें मेरे दादा ने जंग के दौरान काटा था। उन्हीं में से एक खोपड़ी उठाकर वो महक के चेहरे के पास लाता है और कहता है कि ये उनके कबीले के लीडर का सिर है। ये सब सुनकर और देखकर महक के दिल में मौत का खौफ बैठ जाता है। काल की बातें बिल्कुल सच थीं, क्योंकि उसके दादा मिलिट्री में एक क्रूर कर्नल थे जिन्होंने खासी साल पहले अमेरिकन सैनिकों और अपाची कबीले की जंग में बहुत खून खराबा किया था। और काल भी आज अपने दादा के उन्हीं नक्शे कदमों पर चलते हुए मासूमों का खून बहा रहा था। कुछ देर बाद उन गुंडों को पता चलता है कि महक बोल नहीं सकती, तो उनमें से एक को थोड़ा तरस आता है और वो कहता है कि अब इसे और तकलीफ मत दो, इसे मार देते हैं। लेकिन काल की दरिंदगी अभी शांत नहीं हुई थी। वो कहता है कि इतनी जल्दी नहीं, मुझे इसे और तड़पाना है। फिर इस बात पर उन दोनों के बीच एक शर्त लगती है और वो ताश खेलने लग जाते हैं। काल कहता है कि अगर ये गेम में जीत गया तो मैं इस लड़की के साथ जो चाहूं वो करूंगा, और अगर तुम जीते तो तुम इसे जान से मार देना। महक दूसरे कमरे में बंधी ये सारी बातें सुन रही होती है और वो समझ जाती है कि चाहे कोई भी जीते, आखिर में उसकी मौत तय है। इसलिए वो फैसला करती है कि वो हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेगी और अपनी आजादी के लिए लड़ेगी। जब वो दरिंदे जुए में मशरूफ होते हैं तब महक अपनी पूरी ताकत लगाती है और उन कटीले तारों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तार उसके मांस को फाड़ रहे होते हैं, लेकिन वो दर्द सहते हुए खुद को आजाद कर लेती है और दबे पांव वहां से निकलने लगती है। दूसरी तरफ काल का साथी गेम जीत जाता है, जिसका मतलब था कि अब महक को वो मरना होगा। वो एक तेज धार चाकू लेकर महक के कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि महक वहां से भाग चुकी थी। वो लोग पागलों की तरह महक को ढूंढने लगते हैं और दूर झाड़ियों के पीछे महक उन्हें नजर आ जाती है। वो गुंडा महक को पकड़ लेता है और गुस्से में पागल होकर उस पर चाकू से एक के बाद एक कई वार करता है, जिससे महक का मासूम शरीर छलनी हो जाता है और वो वहीं दम तोड़ देती है। अगले दिन वही बुजुर्ग दुकानदार जो सड़क किनारे सामान बेच रहा था, वो अपने वफादार कुत्ते के साथ टहल रहा होता है। तभी उसका कुत्ता मिट्टी सूंघते हुए एक जगह रुक जाता है जहाँ जमीन ताजा खोदी गई थी। जब वो आदमी वहाँ से मिट्टी हटाता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि वहाँ महक की लाश दबी हुई थी। उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिसने कल मेरी दुकान से सामान लिया था। वो बुजुर्ग महक की बॉडी को अपने घर ले आता है और कुछ खास जड़ी बूटियों का लेप बनाकर उसके जख्मों पर लगाता है। असल में ये बुजुर्ग आदमी भी उसी प्राचीन अपाची कबीले का वंशज था। वो कुछ गुप्त मंत्र पढ़ता है जिससे उसे उन जालिमों की पूरी हकीकत और महक पर हुए जुल्म का पता चल जाता है, जिसके बाद वो बुजुर्ग एक खतरनाक काला जादू शुरू कर देता है। वो चाहता था कि महक की रूह वापस आए और अपना इंतकाम ले। कुछ ही देर में महक की लाश हवा में उठने लगती है और उसके अंदर एक भयानक रूह समा जाती है। महक का चेहरा अब डरावना हो चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं। होश आते ही वो उस बुजुर्ग पर हमला कर देती है, लेकिन वो बुजुर्ग उसे काबू में करके बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ आर्यन अपनी कार में महक को ढूंढते हुए उसी इलाके के एक होटल में रुकता है। जब महक को फिर से होश आता है तो वो शहर के एक सुनसान इलाके में होती है। उसे एक पब्लिक टेलीफोन बूथ दिखता है और वो झट से आर्यन को फोन लगाती है। रूहानी ताकतों की वजह से अब महक बोल सकती थी। वो आर्यन को बताती है कि मैं जिंदा हूँ और ठीक हूँ। आर्यन को अपनी कानों पर यकीन नहीं होता कि उसकी गूंगी गर्लफ्रेंड बोल रही है, लेकिन वो बहुत खुश हो जाता है। कनेक्शन कटने के बाद आर्यन उस फोन की लोकेशन निकालकर वहां के लिए निकल पड़ता है। वहां महक को एक पुलिस ऑफिसर दिखता है और वो मदद के लिए उसके पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो चेहरा देखती है उसे याद आता है कि ये तो वही पुलिस वाला है जो उस गैंग का हिस्सा था। महक का खून खौल उठता है और अब शुरू होता है असली बदला। महक उस पुलिस वाले का पीछा करते हुए एक डांस क्लब में पहुंचती है। जब वो गुंडा महक को जिंदा देखता है तो उसकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उन्होंने महक को मार दिया था। तभी महक की आंखें फिर से शैतानी काली हो जाती हैं और वो उस पर एक खूंखार जानवर की तरह टूट पड़ती है। वो उसे बहुत बुरी तरह मारने लगती है और आखिर में एक कांच की बोतल तोड़कर उसका पेट फाड़ देती है और उसके शरीर के अंग बाहर निकालकर उसे तड़पा तड़पा कर मार डालती है। क्लब का मालिक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन महक की ताकत अब इंसानी नहीं रही थी। अगले सीन में आर्यन उस बूथ के पास पहुंचता है जहां पुलिस और एम्बुलेंस खड़ी थी। पुलिस बताती है कि यहाँ एक मर्डर हुआ है और वो महक को नहीं जानते। तभी वहाँ काल अपने गैंग के साथ पहुंचता है और जब वो अपने साथी की चीर फाड़ की हुई लाश देखता है तो वो सन्न रह जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ये किसी मामूली इंसान का काम नहीं है। काल और उसके साथियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जब उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की को उन्होंने खुद अपने हाथों से मारकर दफनाया था
उसने 1 घंटे पहले आर्यन को कॉल किया है। अब यहाँ से शुरू होता है दहशत का वो मंजर जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। काल और उसके गुंडे आर्यन को जान से मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ वही पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो उनके गैंग का हिस्सा था और उन्हें वहाँ से फौरन निकलने को कहता है। उधर हम देखते हैं कि महक की आंख एक पुराने लकड़ी के घर में खुलती है। जैसे ही वो उठती है, एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। महक जब उस कमरे में झांकती है तो वहाँ हर तरफ पुराने जमाने के खौफनाक औजार और कबीलाई हथियार पड़े थे। महक वहाँ से एक मजबूत तीर कमान उठाती है और खामोशी से उस घर से बाहर निकल जाती है। अगले सीन में काल और उसका गैंग अपनी तसल्ली के लिए उसी जगह जाते हैं जहां उन्होंने महक को गाड़ा था। जैसे ही वो मिट्टी हटाते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं। कब्र खाली थी, महक की डेड बॉडी वहां से गायब हो चुकी थी। ये देखकर पूरा गैंग बुरी तरह घबरा जाता है और उन्हें यकीन हो जाता है कि वो लड़की मौत को मात देकर वापस आ चुकी है। लेकिन काल का वो साथी जिसने महक पर चाकू से वार किया था, वो अब भी घमंडी था। वो कहता है, मुमकिन ही नहीं कि जिसे मैं मारूं वो बच जाए। शायद उसकी लाश कोई जंगली जानवर ले गया होगा। लेकिन अब उन सब के दिलों में एक अनजाना डर बैठ चुका था। काल फैसला करता है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर कहीं दूर छुप जाना चाहिए ताकि वो पुलिस की नजर में ना आए। वो सब अपने अपने घर जाकर सामान पैक करने लगते हैं। लेकिन जब उनका एक साथी अपनी गाड़ी लेकर निकलने वाला होता है तो वो देखता है कि किसी ने तीर मारकर उसकी गाड़ी के टायर पंक्चर कर दिए हैं। वो बुरी तरह डर जाता है और अपने दोस्तों को कॉल करके चिल्लाता है, मुझे लग रहा है कि वो लड़की यहीं कहीं है मेरे आसपास। तभी अंधेरे से एक तेज रफ्तार तीर आता है और सीधा उसके पैर में धंस जाता है। महक साए की तरह उसके सामने आती है और उस पर तब तक तीरों की बरसात करती है जब तक वो तड़प तड़प कर मर नहीं जाता। जब काल और बाकी साथी वहां पहुंचते हैं तो उन्हें अपने दोस्त की छलनी हुई लाश मिलती है जिससे वो आग बबूला हो जाते हैं। तभी महक देखती है कि उसका शरीर धीरे धीरे सड़ रहा है। वो घबराकर उसी बुजुर्ग दुकानदार के पास जाती है और इसका हल पूछती है। वो बुजुर्ग उसे कड़वा सच बताते हुए कहता है, महक, तुम्हारी रूह के साथ साथ तुम्हारे शरीर में अपाची कबीले के उस लीडर की रूह भी समा गई है जो बरसों से कर्नल के खानदान से बदला लेना चाहती थी। और ये रूह तभी शांत होगी जब अमेरिकन कर्नल के पूरे परिवार का खात्मा हो जाएगा। महक के पास वक्त बहुत कम था और उसे अपना काम जल्दी खत्म करना था। दूसरी तरफ काल और उसके गुंडे समझ जाते हैं कि महक उन्हें ढूंढ लेगी, इसलिए वो एक घिनौनी चाल चलते हैं। वो आर्यन को किडनैप कर लेते हैं ताकि महक खुद चलकर उनके जाल में आ जाए। आर्यन अपनी महक की याद में तड़प रहा होता है। तभी काल और उसके साथी उसे बेरहमी से पीटने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो आर्यन को अपनी कार में डालकर ले जाने लगते हैं, महक एक काल बनकर वहां पहुंच जाती है। वो काल के एक साथी की गर्दन पर तीर मारती है और खून की धार बहने लगती है। काल महक को जिंदा देखकर दहशत में आ जाता है और उसे गाड़ी से कुचलने की कोशिश करता है। वो बार बार गाड़ी महक के ऊपर से गुजारता है लेकिन महक पर कोई असर नहीं होता। काल समझ जाता है कि ये लड़की अब इंसान नहीं रही। वो तेजी से गाड़ी भगाकर अपने पुराने अड्डे पर पहुंचता है जहां आर्यन को बांध कर रखा गया था। वहां उनका वो साथी भी दर्द से तड़प रहा था जिसे महक ने गर्दन पर तीर मारा था। काल का डर अब पागलपन में बदल चुका था। वो बंदूक की नोक पर उसी बुजुर्ग के पास पहुंचता है और पूछता है कि इस बला से कैसे बचा जाए। बुजुर्ग उसे रास्ता बताता है कि अगर इन रूहों को रोकना है तो तुम्हें अपाची कबीले की तमाम खोपड़ियों को जलाना होगा। इधर महक काल के घर पहुंचकर उसके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार देती है। आखिर में काल उन खोपड़ियों को जलाने के लिए एक गड्ढे में डालता है, लेकिन सबसे खास खोपड़ी महक के पास थी। अब रात के अंधेरे में काल और महक के बीच एक रूह कंपा देने वाली आखिरी जंग होती है। काल चेन सॉ लेकर महक के शरीर के 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन महक को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो काल पर इतने वार करती है कि उसका गला काट देती है और आखिरकार काल की मौत हो जाती है। अंत में आर्यन वहां पहुंचता है और महक के शरीर के हिस्सों को आग के हवाले कर देता है। जैसे ही आग की लपटें आसमान छूती हैं, महक और उस कबीले के लीडर की रूह को सदियों बाद सुकून मिल जाता है। इसी के साथ दरिंदगी का ये काला अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और आर्यन को समझ आता है कि महक ने ये सब सिर्फ अपने प्यार और इंसाफ के लिए किया था।